सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना की दूसरी लहर में दिवंगत हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर शोक संवेदना व्यक्त करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर में दिवंगत हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर शोक संवेदना व्यक्त करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में लगभग दर्जन भर कार्यकर्ता या उनके परिजन इस कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर अब बीजेपी की ओर से लगातार उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी कड़ी में खुद प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की है। इस मौके पर दिवंगत पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी के लिए किए गए कार्यों को याद किया, साथ ही साथ उनके परिवार के प्रति हर संभव मदद की बात भी कही। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ना होती तो प्रदेश की स्थिति आज बद से बदतर हो सकती थी, क्योंकि योगी सरकार की नीतियों के चलते इतनी जल्दी कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सका है। इसके साथ ही साथ अगर गैर बीजेपी सरकार होती तो प्रदेश की हालत क्या होती, यह किसी से छुपा नहीं है। कि पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के जन सामान्य लोग, जिन लोगों का देहांत हुआ है, ऐसे सभी परिवारों में जाकर शोक संवेदना व्यक्त करना है। जहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ, बाकी विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वह सभी किसी न किसी परिवार में जाना ही बहुत दुखद हुआ है। मोर्चा के समय से हमारे साथी आदरणीय मार्केंड वर्मा जी इस कोरोना महामारी में हमारे बीच में नहीं रहे। वो उसी दुख के घड़ी में आज मैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आया था और ईश्वर से प्रार्थना करने आया था कि जिन लोगों राज्य के अंदर ऐसे जिनका देहांत हुआ है, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने के लिए परिवार को शक्ति प्रदान करे। फूलपुर थाना क्षेत्र में हुए बैंक मैनेजर हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। विगत दिनों फूलपुर थाना क्षेत्र में बैंक मैनेजर हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी इस घटना में शामिल कुछ लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। इस पर्दाफाश में गिरफ्तार 6 अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश कर आईजी बृजभूषण ने बताया कि अब तक की विवेचना व पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ है कि आलोक राय इस पूरे गिरोह के सरगना व मास्टरमाइंड हैं, जिसकी इस साजिश से अतुल सिंह, मुकेश पाल, शिवा, संजय कुमार पटेल, अतुल विश्वकर्मा और सुनील पटेल तथा 4 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया। आलोक राय के द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक 4 अज्ञात अभियुक्तों ने लूट करने के साथ मैनेजर की हत्या कर दी। पुलिस की टीमों द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शिवा, मुकेश पाल, अतुल सिंह, अतुल विश्वकर्मा, संजय पटेल व सुनील कुमार पटेल को गिरफ्तार करते हुए घटना से संबंधित संपूर्ण षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया गया है। विवेचना से धारा 364 का लोप एवं धारा 406, 420, 394, 120B की वृद्धि की गई है। अभियुक्त आलोक राय के संबंध में पुलिस को महत्वपूर्ण लीड मिली है। शीघ्र ही उसे व उसके अज्ञात साथियों को गिरफ्तार कर शेष लूटी गई रकम की बरामदगी भी कर ली जाएगी। हमने 6 गिरफ्तार किए हैं और 5-6 कम से कम और हैं जो अरेस्ट करना है। ये इस प्रकार का फ्रॉड करने में कहीं सफल हुए या नहीं हुए, पहले ये भी जांच का विषय है, विवेचना का विषय है, पूछताछ की जा रही है कि क्या ऐसा फ्रॉड इन्होंने कहीं और किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, यदि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ हो तो और उन्होंने शिकायत कंप्लेन ना करी हो तो कृपया हमारे सामने आएँ, तो हमें भी उसमें हेल्प मिलेगी और बाकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सर, जो ये पूरा मसला हुआ है, इसमें क्या आपको कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसे भी कर रहे हैं कि बैंक मैनेजर के अलावा भी बैंक में कुछ लोग शामिल होते हैं? अभी तो देखिए, डायरेक्टली शामिल तो खाली बैंक मैनेजर निकल के आई, कैशियर की लापरवाही निकल के आई कि कैशियर ने लापरवाही आई या लालच है, ये भी जांच का विषय है। कैशियर को पैसा नहीं देना चाहिए था जब रिकॉर्ड में पैसा जमा किया गया। ताराचंद बिंद हत्याकांड का खुलासा हुआ। पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर हत्या की साजिश रची थी। रेवड़िया थाना क्षेत्र के खनाव गांव में बीते 21 मई को हुए ताराशंकर बिंद हत्याकांड का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है।
इस हत्या में और कोई नहीं, खुद मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने अकरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। इस खुलासे के संदर्भ में सीईओ सदर डॉक्टर चारू त्रिवेदी ने बताया कि सीसीटीवी से राज खुलने के बाद मृतक की पत्नी कविता ने बताया कि पति शराब पीकर अक्सर मारता पीटता था। कविता ने गांव के ही रहने वाले अपने प्रेमी अजय के साथ योजना बनाई और मुंडन के बहाने उसे 21 मई को शीतलाधाम मंदिर ले गई और अपने प्रेमी को भी वहां बुला लिया। वहां से प्रेमी अजय व उसके साथी दीपू ने मिलकर कविता को बच्चों के साथ टेम्पू में बैठाकर ससुराल भेज दिया और वहीं से अजय और दीपू ताराशंकर को बाइक पर बैठाकर खनाव ले गए। खनाव में खंडहरनुमा अस्पताल के पीछे अजय एवं दीपू ने ताराचंद को शराब पिलाई। इसी दौरान मौका पाकर अजय ने पीछे से चाकू से ताराशंकर की गर्दन काट दी और उसके दूसरे साथी ने ईंट से सिर पर कई वार करके समाप्त कर दिया। मृतक की पत्नी ने परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बनाई। रास्ते में लगे सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने हत्या के राज का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी अजय के माध्यम से हत्या में प्रयुक्त चाकू व बाइक भी बरामद कर ली है। बता दें कि रोहैया थाना क्षेत्र के खनाव गांव में 21 मई की शाम युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी, जिसके सिर में चोट और गला रेत कर हत्या की गई थी। मीडिया और पोस्टर से पहचान के लिए पुलिस ने फोटो वायरल कराया था। फोटो देखकर मृतक के भाई सुनील कुमार बिंद और उसके परिवार के लोग रोहनिया थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर उसका शिनाख्त कराया था। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त खुशला है, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी के लाल अर्जुन ने महज 6 साल 8 माह की उम्र में ही अमेरिकी तीरंदाज माइक ट्रोना और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ माइग्रेन बेटुक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर काशी का नाम रोशन किया। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो राहें आसान हो जाती हैं। इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले 7 साल के अर्जुन सिंह ने साबित कर दिखाया। कदकाठी में अर्जुन भले ही छोटे हों, लेकिन इनका हौसला बड़ों बड़ों को मात दे देता है। वाराणसी के छोटा लालपुर के रहने वाले अर्जुन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अर्जुन ने अगस्त 2020 में 6 साल 8 माह की उम्र में अमेरिकी तीरंदाज माइक ट्रोना और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ मैग्रेल बेटुक के रिकॉर्ड को तोड़ 2 गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर काशी का नाम रोशन किया है। अर्जुन की उम्र महज 7 साल है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले 4 साल से वो तीरंदाजी सीख रहे हैं। उनके तीरंदाज बनने के पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। अर्जुन बताते हैं कि बाहुबली फिल्म देखने के बाद उन्होंने तीरंदाज बनने का फैसला किया। अर्जुन की मां शशिकला कहती हैं कि अपनी जीत और जुनून की बदौलत अर्जुन तीरंदाज बना। चाहे प्रचंड ठंडी हो या गर्मी, चाहे बरसात, अर्जुन कभी ट्रेनिंग मिस नहीं करता। अर्जुन ने 2 ऑरेंज वर्ल्ड बुक, 2 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मैंने मकाऊ में खेला, जहाँ मुझको सिल्वर मेडल मिला, और मैंने दूसरा मलेशिया में खेला, जहाँ मुझको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और कौन से रिकॉर्ड बनाया? और उसके बाद मैंने 6 रिकॉर्ड बनाया। पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, दूसरा ऑरेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड और तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितने रिकॉर्ड बनाया टोटल तुमने? मैंने टोटल 6 रिकॉर्ड बनाया। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वही सबसे
भाई रेप्यूटेड एंड रेनॉन्ड ब्रांड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हर आदमी का एक सपना होता है कि मेरा नाम उसमें दर्ज हो, और अर्जुन ने भी 3 साल पहले ही जब स्टार्ट किए तभी ये सपना देखा था कि मेरा भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। उसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, लगभग 3 साल से इन्होंने मेहनत करना चालू किया था, लेकिन आखिरी के 1 साल तो इन्होंने बहुत ही मेहनत किया। और आज के समय में ये कह सकते हैं कि अर्जुन पूरी दुनिया में सबसे तेज़ एरो चलाने वाले ये पहले आर्चर हैं, चाहे किसी भी उम्र का। अर्जुन ने ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ मैकग्रेल बेटूब के सबसे तेज तीर चलाने के रिकॉर्ड को तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अर्जुन ने 18 मीटर की दूरी पर रखे 40 सेंटीमीटर की लक्ष्य को महज 48.63 सेकंड में 10 तीर चलाए, जबकि इतने ही तीर चलाने में जोसेफ मैकग्रेल बेटूब को पिछले साल 1 मिनट से ज़्यादा समय लगा था। उन्होंने 17 नवंबर 2019 को 1 मिनट 0.003 सेकंड में 10 तीरों को 18 मीटर की दूरी पर शूट किया था। वहीं दूसरा अर्जुन ने रोलर स्केट्स पर तीरंदाजी करते हुए भी सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले अमेरिकी तीरंदाज माइक ट्रोना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल स्केटिंग करते हुए 20 मीटर की दूरी पर रखे 40 सेंटीमीटर के 5 लक्ष्यों को भेदना होता है। माइक ट्रोना ने 2005 में 20 अंक हासिल करके रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अर्जुन ने आज 32 पॉइंट स्कोर करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अर्जुन सुबह 4 बजे उठ जाता है, उसके बाद अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करता है, एक्सरसाइज के बाद अपना तीरंदाजी कर लेता है और डेली रूटीन में फिर वो अपने स्कूल चले जाता है। और अर्जुन ऐसे अभी पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके क्लास में उसका फर्स्ट रैंक आता है। बता दें महज 3.5 साल की उम्र में अर्जुन ने अक्टूबर 2017 में पहला नेशनल अंडर 9 विजयवाड़ा में खेला था। उसका 16वां स्थान उसमें था। अप्रैल 2018 में इंदौर नेशनल खेला, इसमें उसे कोई स्थान हासिल नहीं हुआ। साल 2018 में उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल प्रिंसेस कप अंडर 12 थाईलैंड के लिए हुआ, जहां वह क्वार्टर फाइनल में हार गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा इंटरनेशनल नवंबर 2019 में इंडोर यूथ आर्चरी वर्ल्ड कप अंडर 12 मकाऊ चाइना में हुआ, जिसमें अर्जुन ने 2nd पोजीशन हासिल कर सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। मलेशिया में दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अर्जुन ने भारत को ब्रांज पदक दिलवाया था। गंगा का पानी इन दिनों किनारे पर हरे रंग में तब्दील हो चुका है। यह स्थिति लगातार 20 दिनों से बनी हुई है। जब मामला गरमाया तो जिलाधिकारी द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। गंगा में शैवाल का मामला अब और गंभीर हो चला है। शैवाल के कारण बढ़े हुए नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण अब गंगा पानी में ऑक्सीजन के लेवल में खासा असर पड़ा है, जो जलीय जंतु के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही जनमानस के लिए स्नान और आचमन योग्य भी नहीं रहा है। इसका खुलासा खुद जांच कमेटी ने किया है, जिन्होंने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। गंगा का पानी इन दिनों किनारे पर हरे रंग में तब्दील हो चुका है। ये स्थिति लगातार 20 दिनों से बनी हुई है। मामला गरमाया तो जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित की, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी शामिल किया गया। जांच कमेटी ने गंगा के पानी का सैंपल लेकर जांच किया, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि गंगा का पानी मिर्जापुर में गंगा के किनारे यानी आप स्टीम में बने एक पुराने एसटीपी के कारण हरा हुआ है, जिसके कारण शैवाल बन गया है। उस एसटीपी को पुराने तकनीक से चलाया जा रहा है, जो कि लीकेज करता है और सीवेज गंगा में जाता है। यही कारण है कि डाउन स्ट्रीम यानी वाराणसी में गंगा के पानी में शैवाल जमा हो गया है। कुछ जगह से ओवरफ्लो भी हुआ, कुछ सीवेज वगैरह का बारिश भर जाने की वजह से, और पानी कम था और जो उसमें से ग्रीन एल्गी फॉर्मेशन थोड़ा सा, तो जब उसको न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र या उसके उपयोग तापमान मिला गर्मी में, पानी कम था तो उसमें उसका जनरेशन हुआ। अब लगातार पानी में वृद्धि हो रही है और उसमें भी ग्रीन एल्गी में भी कमी आ रही है। रिपोर्ट में उस बात का भी खुलासा हुआ है कि गंगा के पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस मानक से अधिक पाया गया है, जो ऑक्सीजन लेवल को काफ़ी कम कर देता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने अभी बनारस की जनता से ये अपील की है कि अभी 4-5 दिनों तक गंगा में स्नान या फिर आचमन न करें। उनका दावा है कि गंगा में पानी की मात्रा बढ़ी है, जिसके कारण शैवाल जल्द खत्म हो जाएंगे।
और अगर अब थोड़ा जहाँ नाव खड़ी हैं, जहाँ पे पानी स्टेगनेंट है, वहाँ पे अभी आचमन कुछ दिन 1-2 दिन या जो भी है ना करे तो ठीक है। 2 दिन में वो भी उस पर कार्रवाई हो रही है, सफाई भी चल रही है। मंडे से उस पर अभियान चलेगा। नाव पे जो पानी रुका हुआ है वहाँ भी सफाई की बात है। तो पानी आ रहा है तो ऐसा है कि अभी आगे आने वाले समय में 2-3 दिन में पानी में आप आचमन और स्नान कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रोफेसर कृपाराम भी मानते हैं कि इस वक्त आचमन और गंगा स्नान से बचने की आवश्यकता है। प्रोफेसर कृपा के मुताबिक गंगा के ऊपर बना ये शैवाल सूर्य के रेडिएशन के खिलाफ एक कवच का काम करता है, जिसकी वजह से नदी के जल में बीडीओ की कॉन्स्ट्रक्शन कम होने लगती है और लंबे समय तक अगर ये स्थिति बनी रहती है तो निश्चित तौर पर जलीय जीवों को इससे नुकसान होगा, क्योंकि ये शैवाल का कवच बीओडी की कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ने से ब्लॉक कर देंगे। रही बात पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बड़ी मात्रा की वजह से कम, फिलहाल आचमन और स्नान करने से परहेज ही बेहतर विकल्प है। ये जो पानी है ये पानी टॉक्सिक होता है और आपको इन प्रिंसिपल अगर आप देखें तो आपको वहाँ पर उसके पानी के यूज से बचना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो लोग डेली अगर वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं, बहुत से हमारे लोग संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में लोग स्नान करने जाते हैं, तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर उसमें स्नान करना ज़्यादा उचित नहीं होगा। पीने के लिए तो सर्टेनली उसको नहीं पीना है और जहाँ तक अवॉइड करें उसको, वहाँ से जो सप्लाई है वाटर का वो आसपास के जो लोग हैं उसको यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि ये दिक्कत हो सकती है। हालांकि शासन का दावा है कि जल्दी ही स्थिति काबू में आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण विभाग ने गंगा के पानी का आचमन न करने की बात कही है, उससे एक बार फिर से प्रदूषण मुक्त अभियान पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जबकि ये दावा किया जाता है कि गंगा अब पहले से साफ हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि जब गंगा साफ हो गई है तो हालात कैसे बने। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण रक्त बैंक में आई भारी रक्त की कमी को देखते हुए अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार ने रक्तदान महादान का आयोजन किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण रक्त बैंक में आई भारी कमी को देखते हुए श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार ने रक्तदान महादान का भव्य आयोजन किया। रक्तदान महादान लहुराबिरी स्थित IMA भवन में आयोजित किया गया। रक्तदान महादान में बतौर अतिथिगण श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार के मार्गदर्शक मंडल से कृष्ण शरण जी अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, संतोष जी अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रहे। अतिथिगण ने समाज को संदेश देते हुए युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक किया एवं कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुभारंभ के बाद युवाओं ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी रक्तदाताओं में रक्तदान के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम को श्री सौरभ जी अग्रवाल ने अपनी कला से संचालित कर एक सुंदर रूप प्रदान किया और रक्तदान महादान कार्यक्रम में श्री अग्रसेन युवा मंच से यश राज मित्तल, अनमोल अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, इशिता अग्रवाल एवं अन्य मारवाड़ी युवा मंच से अलका अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल, रचना अग्रवाल एवं अन्य डेयर टू हेल्प फाउंडेशन से कौशिक अग्रवाल, कौस्तुभ अग्रवाल एवं अन्य रक्तदाताओं में शिवेश अग्रवाल, अंशुमान अग्रवाल, लक्ष्मीकांत गिनोडिया, शलभ अग्रवाल, मिहिर अग्रवाल उपस्थित रहे। में कोरोना काल के लिए लोग को थोड़ा सा ब्लड की आवश्यकता जिन्हें भी होगी उन लोग को सुविधा होगी लेने में। कोरोना महामारी चल रहा है। कोरोना महामारी में जिस प्रकार लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ रही है, उसी तरह ज़रूरतमंदों को ब्लड की भी आवश्यकता पड़ती है। हर कोई, पूरी जनता जानती है। और कोरोना महामारी के कारण ब्लड बैंक में इतनी कमी आई है कि लोगों को भरपूर रक्त नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि रक्त के ऊपर निर्भर होती हैं। जैसे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह रक्त की भी आवश्यकता होती है कुछ बीमारियों में। तो इसी अभाव को देखते हुए युवा मंच ने आज जब स्थिति सामान्य हुई है तो पूरी सुरक्षा के साथ, हैंड सैनिटाइजर, मास्क के साथ रक्तदान का आयोजन किया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के कर कमलों द्वारा थेरेपी प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र का शिलान्यास किया गया। दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में सतत क्रियाशील संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित दिव्यांग थेरेपी प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र दिव्यांगजन को सक्षम बनाने के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार का अवसर सुलभ कराने में भी सफल होगा। उक्त विचार शनिवार को वाराणसी जनपद के दानगंज बाजार के पास
स्थित बर्जी गांव में संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्थापित किए जाने वाले थेरेपी प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास के अवसर पर महामहिम श्री कलराज मिश्र जी, राज्यपाल राजस्थान सरकार ने उपस्थित जन समुदाय के समक्ष अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगभग 20 वर्षों से चिकित्सा एवं थेरेपी द्वारा दिव्यांग बच्चों एवं अन्य दिव्यांग जन को सक्षम बनाने के लिए संजीवनी सोसाइटी एवं उसके महासचिव डॉक्टर विद्यासागर पांडे और उनकी टीम द्वारा दिल्ली, वाराणसी, सोनभद्र, देवरिया और कुशीनगर में किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा भी किए। अपने देवरिया में सांसद के रूप में सोसाइटी द्वारा कराए गए कार्य एवं दिव्यांगजन को पहुंचाए गए चिकित्सकीय सहायता का विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने सोसाइटी द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शासकीय सहायता के लिए चंदौली के सांसद महेंद्र नाथ पांडे से भी वार्ता कर सहायता पहुंचाने की बात का उल्लेख किया। उन्होंने विश्वास जताते हुए ये कहा कि स्थापित किए जाने वाला यह थेरेपी प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश का अनुकरणीय संस्थान होगा। राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। भूमि पूजन में उनके साथ सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर विद्यासागर पांडे द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। महर्षि अष्टावक्र के चित्र पर माल्यार्पण के बाद परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्टजनों का स्वागत करते हुए सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर विद्यासागर पांडे ने स्थापित किए जाने वाले थेरेपी सेंटर के तकनीकी और चिकित्सकीय पहलू पर भी प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन और कार्यक्रम की अध्यक्षता वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंडित राधे मोहन त्रिपाठी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शशि प्रकाश मिश्र, राम प्रकाश दुबे उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन, घनश्याम मिश्र सहायक महाप्रबंधक SBI, विनोद कुमार पांडे अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन, दीनदयाल जी क्रांति संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चंद्रशेखर सिंह सांसद प्रतिनिधि चंदौली, उमेश दत्त पाठक पूर्व जिला महामंत्री भाजपा, अखंड प्रताप सिंह जिला उपाध्यक्ष, डॉक्टर KK चौबे आदि लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन सोसाइटी के मीडिया प्रभारी दिवाकर द्विवेदी ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।